जैसा कि हम लोगों ने अपनी कक्षाओं में इन सामान्य समीकरणों को पढ़ा और सामान्य समीकरणों को हल करने के क्रम में जैसे यहाँ जो हमारा प्रश्न है पहला, ये लिखा x ऋण 2 बराबर 7। तो जब भी बेटे हम समीकरण को देखें तो हमारा पहला काम है कि ये जो बराबर लगा है इसका दायां पक्ष और ये जो इसके बाद ये बायां पक्ष, दोनों पक्षों को ध्यान से देखते हैं और फिर यहाँ पदों की संख्या देख लेते हैं। पहला पद हमारा x है और दूसरा पद हमारा -2 है और दाएं पद में केवल एक पद है जो हमारा 7 है, जो हमारा 7। हमें इसी बीजीय पद का मान निकालना है। तो कक्षा 6 में हमने भूल और सुधार से पढ़ा था, फिर उसके बाद स्थापन विधि पढ़ी और उसके बाद हमने पक्षांतर विधि पढ़ी। वैसे पक्षांतर विधि सबसे आसान होती है और समझ में आती। पक्षांतर में क्या होता है, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में हम उस पद को ले जाते हैं। अगर हम यहाँ लिखते हैं -2 का पक्षांतर, अब -2 के पक्षांतर का अर्थ ये है कि ये हमारा -2 बराबर समीकरण के बाएं पक्ष में है। जब ये बाएं पक्ष में है तो इसका पक्षांतर हो जाएगा। चलो पक्षांतर होगा तो ये पद हमारा पक्षांतर हो गया, तो हमको यहाँ मिलेगा x, ये अकेला पद बचेगा। उसके बाद ये बराबर है, बराबर के बाद जो भी यहाँ पद है उसको लिख लोगे, उसका स्थान परिवर्तन नहीं करोगे। पक्षांतर होकर जब भी कभी भी कोई भी पद आएगा तो आगे लिखा जाता है। अब ये -2 है, पक्षांतर के फलस्वरूप ये हो जाएगा +2 और जब हम यहाँ सरल कर देंगे तो 7 and 2 = 9। इस प्रकार हम अपने प्रश्न को यहाँ पर हल कर लेते हैं और इसी प्रकार अपने प्रश्नों को हम बार बार ध्यान देते हैं। अब देखिए ये स्टेप्स हमारी समझ में आने चाहिए। ये एक शॉर्ट स्टेप समझ में आ गया। तो ये प्रक्रिया हमें हर बार देखनी चाहिए कि जब हम इन पदों को सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए ये कितना महत्वपूर्ण होता है। चलिए आगे अब हम देखते हैं। ऐसे अब अगर हम दूसरे देखिए, और अब कक्षा में अगर ये प्लस है तो आगे ट्रांसपोज होगा या पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। हमारी गणित में केवल 4 प्रक्रियाएं हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना। पक्षांतर की प्रक्रिया में यही परिवर्तन हो जाता है। जैसे y-3 बराबर 10 ये लिख दिया गया और यहाँ फिर हमारा वही है, पहले अपने समीकरण को चेक करो, आफ्टर चेकिंग करने के बाद इनके पक्षों को अलग करो, दायां पक्ष और बायां पक्ष, फिर इनके पदों की गणना करो। पदों में देखो कहाँ कितने पद हैं, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है कि जैसे यहाँ केवल 2 पद हैं, पहला पद y है जो बीजीय चर है और दूसरा पद +3 है जो एक अचर संख्या है। तो हम पहले ध्यान देना, जब भी पक्षांतर करेंगे तो पहले पद का करते हैं
जैसे y के साथ ये दूसरा पद है तो हम इसी दूसरे पद का पक्षांतर करेंगे, +3 का पक्षांतर। और यहाँ पर हम ध्यान देते हैं, जब हम ये पक्षांतर करते हैं तो अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर अकेला हमारा y बचेगा और प्लस बराबर के बाद 10, और जब ये हमारा प्लस ट्रांसफर होके आएगा, पक्षांतरित होकर आएगा, ये प्लस हमारा माइनस होकर यहाँ 3 लिखेगा। अब क्या होगा, यहाँ y बराबर 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना आंसर बचेगा हमारे लिए, 7। और इस प्रकार हमारे बीजीय चर y का जो मान है हमें 7 मिल जाएगा। ठीक बेटा, ये समझ में आ गया है ना। हाँ, ऐसे ही तुम्हारे चाहे वो तीसरे सवाल हो चाहे चौथे सवाल हो, जैसे यहाँ देखो तीसरा सवाल अगर ध्यान दो तो लिखा है 6 = z+2। इसको हम यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखो हमारे दाएं पक्ष में 2 पद हैं, बाएं पक्ष में 1 पद है, ये पद हमारा बीजीय है और ये अंकीय है। इस क्रम में हम अपने इस बीजीय पद +2 का पक्षांतर करेंगे, (2 का पक्षांतर। तो यहाँ पहले तो 6 लिखा है, अब ये (2) जब हम पक्षांतर में लिखेंगे तो हो जाएगा -2। और चूंकि यहाँ से 2 का पक्षांतर हो गया तो केवल z बचेगा, और यहाँ जब सॉल्व कर लेंगे तो बचेगा 4 और z। इस प्रकार हम देखेंगे कि हमारे z की वैल्यू केवल 4 है। तो हम अपने इन तथ्यों को, अपने इन आधारभूत गणनाओं को बराबर ध्यान करते रहेंगे। अगर हम ध्यान देते हैं तो ये हमारे प्रश्न कभी भी हमसे अलग नहीं जाएंगे और हमारे साथ चलते रहेंगे, और हम भी इनके साथ चलते हुए सफलता पर को पहुंच जाएंगे। तो अब हम इन 3 प्रश्नों के बाद जो हमारा चौथा प्रश्न है उनके लिए अगर हम ध्यान दें तो उनके लिए हम ध्यान दे सकते हैं। चलो, चौथा प्रश्न तुम्हारा भिन्नात्मक है। आज कुछ बच्चे इस पर भ्रमित होते हैं कि सर ये दशमलव है, ये हमारा भिन्नात्मक है, ये हमारा इस प्रकार का है। कभी भी हमें किसी भी प्रकार के प्रश्नों पर दुविधा नहीं होनी चाहिए। हमें अपने गणित के नियमों पर विश्वास होना चाहिए और उनके प्रयोग में हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर भी एक पद ये अंकीय है और एक बीजीय चर है, यहाँ बराबर के बाद ये अंकीय पद है। तो अभी इस पद को नहीं, हम केवल अपने इस पहले बीजीय पद को जो (3/7) है इसका पक्षांतर लिखते हैं, और पक्षांतर लिखेंगे। अब सबके मन में तो ये विचार आ गया होगा कि पक्षांतर करने पर क्या होगा, x बराबर के बाद 17/7। और अब बता सकते हो कि प्लस ये 3/7 यहाँ कैसे लिखेंगे, प्लस के साथ लिखे या माइनस के साथ? भाविका, माइनस के साथ लिखे, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस के साथ यहाँ लिख दिया गया। और अब देखिए यहाँ हम लोग दुविधा में पड़ते हैं, लेकिन नहीं, ये हर तो बराबर है तो अंश को घटा दो, 17 में से 3 हो गया 14 और बटे 7, और सरल करना चाहो सरल कर दो
तुम्हारे यक्स की वैल्यू हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी? कैसे होगी? देखो 7 एक कम 7 और 7 दूनी 14, 2/1, 2/1 अर्थात 2। इस प्रकार हमारी ये संख्याएं हमें प्राप्त हो जाएंगी। ये हमें बार बार ऐसे ही ध्यान देना है। तो 5वां प्रश्न देखो, बताया जाए कि समझ में आ जाएगा, या 6वां? नहीं तो चलिए हम 7वें को हल करते हैं और 7वें की हेल्प से हम अपने 5वें और 6वें को समझने का प्रयास कर लेंगे। ओके? हाँ, जो हमारा 7वां प्रश्न है ये लिखा है 2x/3 बराबर 18। अब इसको अगर हम 2 हिस्से में देखते हैं तो हमारे वैसे तो ये केवल एक पद है, केवल एक पदी है और बराबर के बाद भी एक ही अंकीय पद है। लेकिन गणना के लिए अगर हम जैसे यहाँ 2 यक्ष लिखा है तो अगर हम 2 और यक्ष को देखते हैं, 2 और यक्ष में मल्टीप्लाई यानी गुणा है। फिर अगर हम 2 यक्ष के साथ 3 को देखते हैं तो 3 में भाग है। तो हम इनको चाहे, चलिए एक बार हम इसे बारी बारी करके देखते हैं। तो जैसे यहाँ 3 से भाग है तो 3 का पक्षांतर लिखो, और जब हम 3 का पक्षांतर लिखेंगे तो देखिए यहाँ अब 3 का पक्षांतर लिखने के बाद यहाँ 2 यक्ष बचेगा, क्योंकि ये तो गया पक्षांतर करके अपने अगले साइड में। बराबर ये 18, यहाँ बराबर के बाद ऑलरेडी 18 है। पक्षांतर के बाद इसे क्या लिखेंगे? यहाँ पर जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा या भाग क्या करेंगे, सबको समझना चाहिए। किसी चूंकि ये जो है भाग पर है, किस पर है? बटा है, भाग पर है। तो भाग पर है तो ये गुणा हो जाएगा, और गुणा हो जाएगा तो सरल कर लेना। सरल करने पे इसका मान आ जाएगा 2x बराबर 18 तिया 54। और फिर दूसरे तथ्य में अब यहाँ पर हमें वैल्यू तो केवल x की निकालनी है। ये जो 2 है इसका भी पक्षांतर लिखो, 2 का पक्षांतर। और जब हम 2 का पक्षांतर लिखते हैं तो यहाँ बचेगा x बराबर 54, और यहाँ 2 में गुणा है तो ये अब बटे में जाएगा। और सरल कर लेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, यहाँ बचा 1 और 4 14, 2 सत्ते 14। इस प्रकार हमारे यक्ष की वैल्यू आ गई 27 यानी 27। इस प्रकार ये समझ में आया बेटा? हाँ, बोलो कहां पर? देखिए यहाँ पर इसको देखो, एक तो ये हो गया। इसका एक दूसरा भी तरीका है। अगर ये दूसरा तरीका हम यहाँ चलो लिखते हैं, यहाँ हमने केवल एक एक पद का पक्षांतर किया है। पद क्या है? एक एक गुणांक का पक्षांतर किया है। और जब एक गुणांक का पक्षांतर किया, पहले +3 का, 3 जो है ये भाग में है, बटे का मतलब भाग होता है। और जब भाग में होता है तो इसकी विपरीत प्रक्रिया यहाँ गुणा हो जाती है। तो पहले एक एक स्टेप देखो तब समझ में आया। यहाँ 2x बराबर 18 और यहाँ जो बटा है भाग, ये गुणा होके लिखा गया, और ये गुणा बनाकर लिख दिया गया तो हो गया 2x बराबर 54। अब ये इतना समझ में आ रहा है? हमने केवल 3 का पक्षांतर किया तो 3
यहाँ बटा है यानी भाग, तो यहाँ पर पक्षांतर में गुणा लिखा जाएगा। समझ में आया बेटा? अब हम एक स्टेप यहाँ हो गया। अब दूसरे अब हमारे पास ये बचा 2x बराबर 54। हमारे बीजीय पदमान में x के साथ 2 गुणांक है। अब इस गुणांक को हम अलग करते हैं पक्षांतर से, तो अब हमारा यहाँ पद बचेगा x। ये 54 है, और अभी हम क्या पढ़ते, 2 और x में क्या रिलेशन है मैथमेटिकल गणित का? 2 में और x में गुणा है, और जब पक्षांतर करेंगे तो ये भाग हो जाएगा यानी बटा। चाहे इसको बटे में लिखो या ऐसे लिख लो, 54 भागे 2 ऐसे भी लिख सकते हो, और फिर सरल कर दो। और जब सरल कर दोगे ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने इसको यहां लिखा, और जब सरल किया तो x बराबर आ गया 27। अब बताओ कोई प्रॉब्लम? और इसी में देखो एक तरीका और है बेटा, कि जैसे हमारा ये 2/3x है, तो हम अगर चाहें तो 2/3 को एक ही बार में पक्षांतर भी कर सकते हैं। 2/3 का पक्षांतर कभी कभी ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इसका जब पक्षांतर करेंगे तो 2/3 हम एक साथ पढ़ेंगे, और यहाँ पढ़ेंगे गुणा। यहाँ क्या पढ़ेंगे? गुणा। तो लिखेंगे x बराबर 18, और गुणा का ये हमारी परिमेय संख्या है जिसको हम लोग भिन्न कहते हैं। ये परिमेय संख्या जब यहाँ गुणा के बाद जाएगी तो ये भाग में जाती है 2/3। लेकिन जब हम परिमेय संख्याओं पर लिखते हैं ये गुणा होके इसका व्युत्क्रम हो जाता है, जो हमने अपनी पहली कक्षाओं में पढ़ा है। और यहाँ से सरल कर सकते हैं, 2 × 9 = 18, और फिर x बराबर 9 × 3 = 27। ये एक तरीका इसका ये भी है। तो चाहे हम यहाँ से सॉल्व करें या यहाँ से, दोनों तरीके हमने तुम लोगों को समझा दिए हैं। और ये जो तुम्हारा चैप्टर है इसमें 10-12 क्वेश्चन हैं, इन सब में यही है। और किसी प्रॉब्लम के लिए बताओ तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। चाहे हमारा इसे 8वें में दशमलव है। हमारे बच्चे दशमलव वाले प्रश्नों से या भिन्नों वाले प्रश्नों से डरते हैं, लेकिन डरना नहीं चाहिए। जैसे 1.6 बराबर y बटा 1.5। हमारे दाएं पक्ष में है y बटे 1.5, बायां पक्ष है 1.6। हमें तो चर वैल्यू y का मान निकालना है, तो y के साथ जो हमारा 1 बटे में 1.5 है इसी का पक्षांतर कर दो। 1.5 का पक्षांतर, और जब 1.5 का पक्षांतर लिखोगे तो पहले यहां लिखो 1.6। ये बटे में है तो बटा भाग होता है, तो यहाँ गुणा हो जाएगा 1.5, और बराबर के बाद हमारा y बचेगा। अब यहाँ गुणा कर लो, गुणा करने के बाद दशमलव का प्रयोग कर दो, जो आ जाएगा वो उत्तर होगा। 15 × 6 = 90 यानी 15 × 6 = 90 आ गया 9, और 15 × 1 = 15, 9 = 24। गुणा कर दिया, 0.11 2 अंक पे लगा दिया, और फिर ऐसे लिख दिया। हमारे y की वैल्यू क्या आ गई? 2.40, या y बराबर 2.4। इस शून्य को गायब भी कर देते। तो इस प्रकार हम
अपने प्रश्नों को हल करते हैं। और अब बोलो, तुम लोग अपने प्रश्नों को देखो, 9, 10, 11, 12 कौन सा प्रश्न अब हल किया जाए। बताओ बेटा। चलिए, तो हम अभी तुमको हमारा 9वां प्रश्न और 10वां प्रश्न एक जैसा है, इसमें से हम एक को बता ही देते हैं और एक प्रश्न बताएंगे, अगला प्रश्न तुम लोग हल करोगे। देखिए, अभी हम 9वें के लिए ट्राई करते हैं। 7x - 9 = 16। तो हमारा वही पहला स्टेप ही, ये हमारा पॉजिटिव है, यानी ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, बायां पक्ष है। ये हमारा दायां पक्ष है। बाएं पक्ष में हमारे पास 2 पद हैं और दाएं पद में 1। तो हम अपने इस पद का पक्षांतर करेंगे -9। -9 का पक्षांतर -9 का हम पक्षांतर करेंगे, और जब -9 का पक्षांतर करेंगे हमारे पास यहाँ आएगा 7x = 16, और ये -9 जो हो जाएगा +9। अब यहाँ 7x = प्लस कर दोगे 25। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि हम सेकेंड स्टेप में इस x के साथ 7 का गुणांक है, इस 7 के गुणांक का पक्षांतर करेंगे, 7 का पक्षांतर। और जब हम 7 का पक्षांतर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ बचेगा x = 25, और चाहे यहाँ भागे 7 लिखो क्योंकि गुणा है, या x = 25/7, क्योंकि बेटे ये सरल नहीं होगा, तो हम इसे यही छोड़ देंगे, इसे हम यही छोड़ देंगे। और अगर लिखना चाहते हैं तो 7 × 21, 4 × 25/7 इस प्रकार भी लिखते हैं। चाहे ये आंसर लिख दें या ये आंसर लिख दें, दोनों के हमारे हल हमें एक समान प्राप्त हो जाते हैं। ठीक बेटा, तो ऐसे ही तुम लोग अपना 10वां और 11वां प्रश्न हल करना। और अब हम तुमको 12वां प्रश्न बता देते हैं। 9वें की तरह ही 10वां और 12वां हल होगा। हाँ, बस अलग है कि एक प्लस हो सकता है, एक माइनस हो सकता है। और जो हमारा 12वां प्रश्न है उसके लिए अगर हम देखते हैं, चलो यहां लिखते हैं 12वां प्रश्न, x बटा 3 + 1 = 7/15। यहाँ और इसको जब हम लिखते हैं तो हमने यहाँ देखा, यहाँ हमारे बाएं पक्ष में 2 पद हैं, पहला x बटा 3 और दूसरा है +1। तो हम पहले +1 का ही पक्षांतर कर लेते हैं। और अभी हमने कक्षा 8 में परिमेय संख्या पढ़ी है, यानी कि भिन्नात्मक मान। 7/15, और ये जो हमारा प्लस है -1, और -1 को 1/1 लिख लो परिमेय संख्या के रूप में। और अब इसे सरल करो,
अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सरल करने के लिए। तो 15 एकम 15, 7 एकम 7, ऋण 15 एकम 15। जब हम सरल करेंगे तो अब हमें यहाँ क्या मिलेगा, x बटा 3 इक्वल टू माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, तो अब हमारे माइनस का चिन्ह आएगा 8 बटा 15, ये आ गया। अब फिर हमारे x के साथ 7 जो है 3 गुणांक के रूप में लगा है। अब हम इस 3 का पक्षांतर करेंगे, यहां लिख लेंगे 3 का पक्षांतर। 3 के पक्षांतर के क्रम में हमारे पास यहां बचेगा x बराबर ऋण 8 बटा 15, और ये बटा है यहाँ आके गुणा हो जाएगा 3 और परिमेय संख्या के रूप में लिख लो बटे 1। और अब इसे सरल कर दो, और जब इसे सरल करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, और फिर x बराबर ऋण और धन का ऋण 8 एकम 8, यहाँ पर दोनों धन है तो 5 एकम 5। इस प्रकार तुम्हें मिलेगा ऋण 8 बटा 5। इसको और सरल करना चाहते तो ऐसे लिख सकते हो, ऋण 1 सही 3 बटा 5, और अगर दशमलव में लिखोगे तो दशमलव में भी लिख उठेगा, लेकिन तुम्हें यहीं तक इसकी गणना करनी है। और फिर इन गणनाओं को तुम्हें समझ भी लेना है।